स्टॉक डिविडेंड्स क्या होते हैं? इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, मैं आपको कैश नहीं पे करूंगा, मैंने क्या सोच लिया, मैं आपको और शेयर्स दे देता हूँ। तो इसमें क्या होता है स्टॉक डिविडेंड्स के अंदर, इंस्टेड ऑफ पेइंग यू कैश फ्रॉम नेट प्रॉफिट, मैं आपको कहता हूँ यार कंपनी से कैश ना लेके जाएं, कंपनी से आप ऐसा करें, कंपनी आपको नए शेयर्स इशू कर देती है और वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको डिविडेंड मिला है। तो इससे क्या फायदा होता है? कैश डिविडेंड की वजह से कंपनी में से कैश चला जाता है, जब कैश जाता है तो कंपनी के एसेट्स भी कम हो जाते हैं, ओनर्स के जो कंपनी में पैसे पड़े होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो हेंस इक्विटी भी रिड्यूस हो जाती है, एसेट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। जबकि स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? ना तो कोई पैसा आना है ना कोई पैसा जाना है, कंपनी ने आपको नए शेयर्स देने हैं, तो ना तो कोई शेयर्स के अगेंस्ट कैश मिलेगा, तो ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होने, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होना है, ना कोई लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट आना है, ना ही टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट आना है, बिकॉज देर इज नो न्यू कैश जनरेटेड अगेंस्ट दीज स्टॉक्स। दोबारा एक दफा इसको देख लेते हैं। स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है, ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है, ना कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैश में क्या होता है कि कंपनी में से कैश एक एसेट निकला और फिजिकली ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जबकि स्टॉक डिविडेंड के बीच में क्या होता है, कंपनी कह रही है मैं आपको नए शेयर्स दे देंगे, उसकी वजह से ना तो कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हेंस इफ अगर एसेट्स में कोई चेंज नहीं आ रही तो ना ही लाइबिलिटीज में कोई चेंज आ रही है, ना ही कोई इक्विटी में चेंज आ रही है, कोई न्यू ओनर्स नहीं आ रहे, पिछले वालों को नए शेयर्स दे रहे हैं। ठीक हो गया? हर बंदे को एडिशनल शेयर्स मिल जाएंगे, और ये भी बात याद रखनी है हमने कि ये क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई इक्विटी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ ओनरशिप या परसेंटेज ऑफ ओनरशिप जो है वो सेम रहेगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करूं यहाँ पे आपके साथ, लेट्स सपोज कंपनी में 1000 शेयर थे, कंपनी ने कहा 10% और दे देते, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1100। इस 1000 में से सिर्फ मेरी ओनरशिप में 100 थे, तो अगर 10% दे रही है तो मुझे भी 10% के हिसाब से 10 मिला होगा। अब मेरे पास नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने हो गए? 110। पहले मेरे पास 100 शेयर्स थे आउट ऑफ 1000, तो मेरी ओनरशिप थी 10%। अब इसके बाद स्टॉक डिविडेंड के बाद मेरे पास 110 शेयर्स है आउट ऑफ 1100, अभी भी मेरी ओनरशिप कितनी है? 10%। तो स्टॉक डिविडेंड के अंदर मेरी ओनरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं आता। स्टॉक ओनरशिप पे मैं कंपनी में कोई चीज डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट या कोई कैश कलेक्ट नहीं करता, करंट शेयर होल्डर्स को ही फर्दर नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। ओके, अच्छा अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कोई तो एंट्री बननी चाहिए, कुछ तो शो होना चाहिए कि कंपनी में नए ओनर्स या नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, कंपनी के अंदर जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो अर्निंग्स जो कंपनी ने ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हुई, उनको हम कन्वर्ट करते हैं शेयर्स के अंदर। तो रिटेन्ड अर्निंग कम कर देते हैं, हम कहते हैं ये आपकी इनकम थी जो कंपनी ने अर्न की आपके लिए लेकिन आपको नहीं दी, तो मेरे पास आपके इतने पैसे पड़े हुए थे इन ल्यू ऑफ अर्निंग्स, मैं इसको कम कर देता हूँ, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देता हूँ। तो इसको हम कहते हैं कि बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपिटलाइजिंग दी रिटेन्ड अर्निंग। एक अकाउंट में बैलेंस पड़ा था, मैंने उसको कन्वर्ट करके शेयर्स का अंदर कन्वर्ट कर दिए, तो कोई नई चीज नहीं हुई, अकाउंट का एक अकाउंट का बैलेंस कम कर दिए, दूसरे अकाउंट का बैलेंस ज्यादा कर दिए। एग्जाम्पल है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि एस्पेन कॉर्पोरेशन है जिसके करंट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख है, $5 की पार वैल्यू है कॉमन स्टॉक की, और इसकी मार्केट वैल्यू है $25 पर शेयर। ऑन दिस डेट कंपनी डिक्लेयर्ड अ 10% स्टॉक डिविडेंड जो कि जुलाई 15 को डिस्ट्रीब्यूट होना है ऑन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड ऑन जून 20 तक जो भी शेयर होल्डर्स हैं जुलाई 25 में उनको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो हुआ क्या, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, और 1 लाख के बाद कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर और इशू कर दिए? 10%। मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर ओनर को और दे दिए। हर शेयर की एक वर्थ है मार्केट में, हर शेयर $25 का। इसका मतलब जो जो भी शेयर होल्डर, लेट्स सपोज एक ही कंपनी में ओनर है जिसके पास 1 लाख शेयर था, तो उसको कंपनी ने कितने का बेनिफिट दिया है? 250,000 का, 2.5 लाख का बेनिफिट दिया। कैसे? ₹25 का एक शेयर है, मैंने उसको 1,000 शेयर, 10,000 शेयर और दे दिए, तो मैंने उसको कितने का बेनिफिट दिया? 2.5 लाख का। तो अब ये जो 2.5 लाख का मैं बेनिफिट उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ कहाँ से, मतलब ये इसको रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए कि 2.5 लाख रुपए मैंने आपको दे दिए या इन फॉर्म ऑफ शेयर्स मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए। तो कंपनी ने क्या किया, रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बिजनेस ने कमाए होते हैं नेट प्रॉफिट,
और वो नेट प्रॉफिट किसका होता है? ओनर्स का होता है। तो हम कहते हैं ऐसा प्रॉफिट जो ओनर को नहीं दिया वो कंपनी के ऊपर क्या है? उसकी लाइबिलिटी है टूवर्ड्स ओनर्स। ये पैसे हमने ओनर के देने हैं, तो ये क्या शो हो रहे थे? एज अ लाइबिलिटी। और ये कहाँ पे शो हो रहे थे? इक्विटी में। इक्विटी ज्यादा होती जाती है, जितने पैसे ओनर के हमने और देने होते हैं इक्विटी ज्यादा होती जाती है। इक्विटी जब भी ज्यादा होती है तो क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने रिटेन्ड अर्निंग को कम कर दिया। मैंने कहा अब जी आपकी अर्निंग मेरे पास रिटेन नहीं, इसके बदले मैंने आपको शेयर्स दे दिए। तो रिटेन्ड अर्निंग जब कम हो गई तो इक्विटी भी आपकी कम हो गई। इक्विटी जब कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। कितनी अमाउंट से कम हुई? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर्स मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किए, 2.5 लाख। नंबर वन। और ये एंट्री मैं कब बना रहा हूँ? 1 जून को। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ये फैसला किया आपको शेयर्स देने, मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए। तो तब तक ये क्या है? स्टॉक डिविडेंड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब तक ये आपको मिलेंगे नहीं तब तक ये कंपनी की लाइबिलिटीज पे रहेंगे। ओनर की लाइबिलिटी, ओनर को देने हैं तो ओनर्स की तरफ लाइबिलिटी है, तो हम कह देंगे इक्विटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 50,000 से। अच्छा, अब शेयर्स थे कितने के? 5 रुपए का ओरिजिनल शेयर था। मैंने आपको कितने का दिया? 25 का। तो मैंने आपसे प्रीमियम कितना लिया? 20 का। तो अब ये 20 रुपीज का प्रीमियम है, 10,000 शेयर है। तो इस स्टॉक डिविडेंड की वजह से 200,000 जो है वो क्या क्रिएट हुआ है? एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, हुआ क्या? इक्विटी क्या शो करती है? ओनर का शेयर इन बिजनेस। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है ओनर्स के बीच में, तो इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पैसे भी हमने ओनर्स के देने होते हैं। इक्विटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। जब रिटेन्ड अर्निंग के मैं डिविडेंड की फॉर्म में वापस ओनर्स को दे देता हूं तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो वापस कम हो जाती है, इक्विटी भी कम हो जाती है। हेंस रिटेन्ड अर्निंग जब कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। अब रिटेन्ड अर्निंग कम क्यों हो रही है? उसके बदले मैं उनको स्टॉक दे रहा हूँ। स्टॉक मीन्स शेयर्स और दे रहा हूँ। अब जो मैं शेयर्स दे रहा हूँ इसका कोई ना कोई ओनर को फायदा है। वो क्या फायदा है? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो भी इसका आंसर आता है उतनी अमाउंट से मैं रिटेन्ड अर्निंग को कम कर देता हूँ, उतनी अमाउंट से मैं शेयर को इंक्रीज कर देता हूँ, और एडिशनल पेड इन कैपिटल को भी इंक्रीज कर देता हूँ। तो रिफ्लेक्शन क्या है? कि जो भी ओनर को बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है वन वे और अनदर, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ये जून 1 को एंट्री बन रही है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुए जून 20 के अंदर, तो जून 20 या जुलाई 15 के रिकॉर्ड के अंदर जब मैंने इनको शेयर इशू करने लगा हूं, तो मैंने क्या कर दिया? स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड को डेबिट कर दिया और कॉमन स्टॉक को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ये एज अ शो हो रहा था लाइबिलिटी के अभी देने हैं, और इस ट्रांजैक्शन के बाद मैंने क्या कर दिया? लाइबिलिटी खत्म हो गई और मैंने शेयर्स दे दिए हैं। आई होप सो कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो। अच्छा, इससे आगे जो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई विल सी यू देयर इंशाल्लाह, थर्ड पार्ट में।